नमस्कार, कमोडिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। आज बात करेंगे यहां पर कच्चे तेल की, जहां पर रशिया की जिस तरह की स्टेटमेंट्स कल रात आई हैं, जहां पर उन्होंने कहा है कि जनवरी 1 फेब से वो यहां पर जो कच्चा तेल है, जिन कंट्रीज़ ने G7 कंट्रीज़ ने यहां पर प्राइस कैप लगाया है, उनको तेल यहां पर देना बंद कर देंगे। यानी कि 5 से 7% में आउटपुट में कटौती यहां पर फर्स्ट क्वार्टर 2023 में रशिया की तरफ से देखी जा सकती है। तो इसका इम्पैक्ट क्या है प्राइसेस पे, उस पर करेंगे बातचीत। साथ ही बात करेंगे बेस मेटल्स की, जहां पर फिर से बढ़त के साथ आज कारोबार होता हुआ नजर आया है। चाइना की रीओपनिंग का फायदा सेंटिमेंट्स के हिसाब से अभी भी यहां पर मेटल्स में जारी रहा। साथ ही बात करेंगे रुपए की, जहां पर हमने 2013 के बाद इस साल में सबसे बड़ी गिरावट आते हुए देखी है। रुपया अब एशियन बास्केट में अंडर परफॉर्मर की तरह है और नियरली 11% की गिरावट रुपए में इस साल में फिलहाल डॉलर के मुकाबले दर्ज की गई है। रुपए के लिए आगे किस तरह के क्यूज रह सकते हैं, इस पर भी करेंगे बातचीत। हमारे साथ जुड़ रहे हैं त्रिशूल एंटरप्राइजेस के CEO एंड फाउंडर रुपेश दलाल, मेहता इक्विटीज के VP राहुल कलांतरी, और ब्रेक के बाद हम रुपए पे चर्चा करेंगे, जिसके लिए मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज फॉरेक्स के एनालिस्ट गौरंग समाया जुड़ेंगे हमारे साथ। लेकिन शुरुआत यहां पर कच्चे तेल के साथ कर लेते हैं और यहां पर अच्छी खासी उठापटक रही है। 80 के आसपास के स्तर WTI के लिए और ब्रेंट अभी भी 85 के आसपास कारोबार कर रहा है। माना जाए बाजार में तो रशिया इम्पैक्ट यहां पर जरूर देखने को मिला है और साथ ही साथ ये बाजार इंतजार करेगा चाइना की किस तरह की मांग आ सकती है। राहुल, कैसे देखते हैं आप करंट प्राइसेस और अब जो बाकी का बचा हुआ साल है, क्या करने की राय है? गुड मॉर्निंग मनीषा। हमने देखा है कि दिसंबर मंथ में हमने क्रूड में काफी अच्छा जंप आते हुए देखा है। इसके लिए मेन 2-3 रीजन थे। चाइना का जैसे हमने देखा इकोनॉमी ओपन होती हुई दिख रही है। इंटर कंट्री ट्रैवलिंग को चाइना ने जिसे असर 2 दिन पहले भी कहा था कि कोविड रिस्ट्रिक्शन को उन्होंने खत्म करते हुए दिख रहे हैं। वहीं पे हम देख रहे हैं कि यूएस में कोल्ड स्टॉर्म की वजह से भी काफी ज्यादा रिफाइनरीज एक्टिविटीज बंद होते हुए दिख रही है। तो उस वजह से हमने देखा कि काफी अच्छा जंप आते हुए देखा है। बट मल्टीपल टाइम हम देख रहे हैं कि 82 का लेवल WTI के लिए और 86 to 87 का लेवल ब्रेंट के लिए एक रेजिस्टेंस का काम करता हुआ दिखता है। तो एक शॉर्ट टर्म पीरियड में हमें लगता है कि आने वाले कुछ एक दो दिन में क्रूड में एक बिकवाली के रुख हावी रहेगा। बट ओवरऑल 2023 के लिए हमें लगता है कि क्रूड और नेचुरल गैस दोनों के अंदर काफी अच्छी जंप देखने को मिलेंगी। जिस हिसाब से चाइना ओपन अप होते हुए दिख रहा है एंड फैक्ट्री एक्टिविटीज ऑफिस स्टार्ट होते हुए दिख रही है, तो हमें लगता है कि एक डिमांड काफी अच्छी पिकअप होते हुए दिखेंगी। वहीं पे हम जो हिसाब से देख रहे हैं कि रशिया के तरफ से जो स्टेटमेंट निकलते हुए आ रहे हैं कि दैट इज द सप्लाई कंसर्न रहेंगे और रशिया के सप्लाई को सेट ऑफ करने के लिए वर्ल्ड इकोनॉमी के पास अभी तक फिलहाल में कोई अदर ऑप्शन नहीं है। तो हमें लगता है कि आने वाले समय में क्रूड में काफी अच्छी तेजी बन सकेंगी। बट 1 से 2 दिन के लिए व्यू देखें तो हमें लगता है कि अभी सेलिंग की पोजीशन बनाई जा सकती है क्रूड ऑयल के लिए। ऑलराइट, तो हल्की सी मुनाफा वसूली की एक्सपेक्टेशन यहाँ पर है। राहुल, साथ ही साथ यहाँ पर सोने चांदी पे बात करना चाहेंगे, जहाँ पर गेन्स के साथ दिसंबर में फिलहाल कारोबार हो रहा है। आज हल्की सी मुनाफा वसूली जरूर है और वो शायद इसलिए क्योंकि डॉलर इंडेक्स एक बार फिर से 104 के ऊपर काम कर रहा है, लेकिन 55,000 से बहुत दूर सोना नहीं है और 70,000 के आसपास अब भी चांदी। गोल्ड फिगर हमने 2022 हमने देखा कि इवेंटफुल इवेंट रहा है गोल्ड फिगर के लिए, जहाँ पे हमने मार्च अप्रैल के समय हमने हाई बनते हुए देखे, सितंबर में हमने मल्टी ईयर्स लो बनते हुए देखे और अगेन हमने वापस से निचले लेवल से काफी अच्छी रीगेन करते हुए दिखा है। 1-2 दिन की बात करें तो अभी हम जैसे जैसे देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में हॉलिडे मोड बनते हुए दिख रहा है, तो उस वजह से लो लिक्विडिटी है। कल का सेशन भी देखे तो हम देखे कि दिन भर मार्केट एक सीमित दायरे के अंदर ट्रेड करते हुए दिखा, बट इवनिंग सेशन में सडनली एक स्पाइक आया जिसमें गोल्ड 1830 तक के भी लेवल टच करते हुए देखा, बट लेट नाइट में फिर से 1810 के वहां पे आते हुए दिखा है। मोटा मोटी देखें तो हमें लगता है कि 1780 टू 1820 का एक दायरा बन चुका है गोल्ड में। इसके ऊपर यदि सस्टेन करता है तो हमें वापस से तेजी बन सकती है। बट ओवरऑल अभी ये वाले साल के लिए, कैलेंडर ईयर के लिए हमें लगता है कि गोल्ड इसी दायरे में ट्रेड करते हुए दिखेगा। बट आने वाले समय में 2023 में हमें लगता है कि 1850 के ऊपर यदि सस्टेन हो जाता है तो गोल्ड में वापस से 2000 तक के लेवल टच होने के चांसेस दिखते हैं। वहीं पे हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है गोल्ड के अगेंस्ट में। $24 के वहां पे काफी समय से सस्टेन करते हुए दिख रहा है। 2450 एक मेजर हर्डल पॉइंट है सिल्वर के लिए इंटरनेशनल मार्केट में। वहीं पे हम घरेलू मार्केट की बात करें तो 71,800 एक ये रेजिस्टेंस का काम है। ये दोनों लेवल में से यदि क्लोजिंग लेवल बेसिस के ऊपर क्लोज हो जाता है
तो एक फ्रेश बुल रैली हम सिल्वर में देख पाएंगे, जो कि नेक्स्ट लेवल रहेगा 78,000 टू 85,000 2023 के लिए सिल्वर में। तो हम काफी बुलिश है गोल्ड और सिल्वर में, स्पेशली सिल्वर में काफी बुलिश है। कल आपको बता दें माफ़ कीजिए कि चांदी ने इस साल में 53,000 का लो भी बनाया है और 71,000 जैसे हाइज भी हमने बनते हुए देखे हैं। और जैसे राहुल कह रहे हैं कि यहाँ पर भी खरीदारी के मौके फिलहाल बाकी हैं। 85-90,000 के हाइज तक यहाँ पर चांदी फिलहाल भी जाती हुई नजर आ सकती है। लेकिन राहुल साथ ही साथ मेटल्स पे भी बात करना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी ऊपरी स्तरों से ऑफकोर्स अच्छी खासी मुनाफा वसूली है। 30 से 45% कमजोर यहाँ पर कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक जैसे मेटल्स नजर आए हैं। लेकिन निचले स्तरों से बाइंग हमने पिछले 2 महीने में लगातार बनते हुए देखी है। इन करंट लेवल्स पे फोर्सिएबल फ्यूचर के लिए क्या करने की राय है? मेटल्स में भी हमने देखा लास्ट 3 मंथ काफी ज्यादा इवेंटफुल और वोलेटाइल रहा है, जहां पे हमने कॉपर में नीचे में 600 तक के भी लेवल टच होते हुए देखे। वहां से हमने ऑलमोस्ट 25% का जंप ऑलरेडी आते हुए देखा, बट ईयर हाई से अभी भी हम नीचे, जैसे आपने कहा है कि ईयर हाई से हम अभी भी नीचे है। हमें लगता है कि कॉपर में काफी ज्यादा पोटेंशियल है। यहाँ से हमें फिर से 780 टू 800 तक के टारगेट फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 2023 में लगते हुए दिखाते हुए दिख सकते हैं हम। तो हम कॉपर में काफी बुलिश है। ऊपर में हमें 780 तक के टारगेट दिख रहे हैं, नीचे में हम देखें तो 690 टू 680 का काफी अच्छा सपोर्ट बनते हुए दिख रहा है। जिस हिसाब से चाइना में इकोनॉमी ओपन होते हुए दिख रही है और फैक्ट्री एक्टिविटी स्टार्ट होती हुई दिख रही है, एंड फरवरी मंथ में चाइना वापस से ईयर हॉलीडे के ऊपर भी जाते हुए दिखेगा चाइनीज न्यू ईयर ट्रीज में। तो उसके पहले चाइना वापस से एक्यूमुलेशन चालू करते हुए दिखना चाहिए बेस मेटल को। तो ओवरऑल हमें लगता है कि तेजी का रुख कायम रहेगा बेस मेटल में। ऑलराइट, यानी कि खरीदारी की साइड पे यहाँ पर बने रह सकते हैं। चाइना एक बहुत बड़ा फैक्टर है, चाहे वो ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन के लिहाज से है, कंस्ट्रक्शन है, डिमांड है, प्रोडक्शन है, तो मेटल्स को क्लियरली उसका फायदा यहाँ पर फिलहाल आता हुआ। राहुल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम कमोडिटीज़ पे बात करने के लिए। लेकिन फोकस अब यहाँ पर एग्री पर डालेंगे। और रुपेश, आपसे जानना चाहेंगे, कॉटन क्लियरली यहाँ से बाजार में गायब होता हुआ नजर आया है जहाँ तक MCX की बात है, लेकिन थोड़ा प्रॉक्सी ट्रेड यहाँ पर NCDX कपास में शिफ्ट होता हुआ नजर आया है। कैसे देखते हैं आप प्राइसेस और ओवरऑल मार्केट ट्रेंड? ओवरऑल मार्केट रेट जो 67,000 68,000 से 10,000 का फ्री फॉल दिखा कॉटन के मार्केट में, बिकॉज देयर इज नो डिमांड, तो एक्सपेक्टेड था। अराइवल्स भी अभी जो 1,10,000 के आसपास थी, बढ़ के अभी 1,35,40,000 के आसपास आ रही है। अराइवल्स प्रॉब्लम मतलब फार्मर्स की भी बिकवाली है, आने वाले दिनों में और बढ़ेगी, ऐसा इसी उम्मीद है। ऐसा लग रहा है कि जो लास्ट जो डे बिफोर यस्टरडे 56,000 का लो बना के अभी एट प्रेजेंट मार्केट 58,000 59,000 पर कैंडी के आसपास रेंज चल रही है। 60,000 के अगर नीचे अगर मार्केट स्टेबल रहता है तो डेफिनेटली एक्सपोर्ट डिमांड निकल सकती है, जिसकी मार्केट 3 महीने से वेट कर रहा है। अगर एक्सपोर्ट डिमांड निकलती है तो मुझे लग रहा है कि जो अराइवल्स का प्रेशर है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा और फर्दर फॉल नहीं दिखेगा। मुझे लग रहा है 55,000 पर कैंडी बॉटम दिख रहा है टोटल में, लेकिन अभी आगे दिसंबर के बाद में कोई फ्यूचर नहीं है इंडिया में MCX में। सो पोटेंशियली ओल केक की बात करें तो अगर कपास की सप्लाई बढ़ती है तो मुझे लग रहा है 3,000 के आसपास अगर वो आता है तो पोटेंशियली ओल केक कपास खली बेचनी चाहिए। उसके ऊपर का अभी 8% अच्छे क्रॉप के कारण सप्लाई मेंटेन रहेगी। तो अभी जो शॉर्टफॉल दिख रही थी उसके कारण जो 300-400 की तेजी आई, ऊपर के सेल ऑन राइस की स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए 2950 टू 3,000 के आसपास और पोटेंशियली ओल केक बेचना चाहिए। रुपेश, काफ़ी सारे बैंक्स एंड ब्रोकर्स जो रिपोर्ट हैं 2023 के लिए मानते हैं कि हाईज यहाँ पर काफ़ी सारी एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ में बन चुके हैं, लेकिन अभी यहाँ पर कंसर्न्स वेदर को लेकर हैं, बाजार में आवक को लेकर हैं। भारतीय बाजारों में भी हमने देखा है कि विंटर्स थोड़ा सा देर से आए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में माना जा रहा है कि जनवरी का महीना यहाँ पर माइल्डर रह सकता है, यानी कि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने की उम्मीद नहीं है। तो कितनी चिंता वेदर की तरफ से आप यहाँ पर एग्री कमोडिटीज़ में देखते हैं? डेफिनेटली वेदर टोटल अनप्रिडिक्टेबल रहा है इस साल, और आने वाले दिनों में भी जो प्रिडिक्शन दिख रहा है वो अनप्रिडिक्टेबल ही दिख रहा है। तो उसके हिसाब से कंसर्न डेफिनेटली है। मतलब जो एंड यूजर है, जो फिनिश प्रोडक्ट जो प्रोसेस वाले हैं, वो टोटल कंफ्यूज्ड है कि माल स्टॉक करे या नहीं करे। और स्टॉक नहीं करे, और पहले तो सोयाबीन, मस्टर्ड सीड जैसी कमोडिटी अपने यहाँ पे हेज कर सकते थे, तो एक्सचेंज में हेज कर सकते, लेकिन अभी उसकी अभी एट प्रेजेंट अप्रूवल नहीं मिली है। तो टोटल इंडस्ट्री टोटल कंफ्यूजन मोड पे है। इंटरनेशनल में भी हेज कर नहीं सकते एट प्रेजेंट, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई है। तो वेदर इज अ बिग कंसर्न। अगर जीरा की बात करें तो अभी पहले 5 दिन पहले फुल गर्मी दिख रही थी, इसलिए फार्मर्स ने प्रोडक्शन नहीं किया, इसलिए इंटरेस्ट नहीं बताया। लेकिन अभी लास्ट 5 डे से ठंडी बहुत अच्छी चल रही है, तो अगेन वापस उनका एनकरेजमेंट बढ़ा है। तो अनप्रिडिक्टेबल है, फार्मर्स भी कंफ्यूज है, ट्रेडर्स भी कंफ्यूज है, एक्सपोर्टर्स भी कंफ्यूज है और इंपोर्टर्स भी कंफ्यूज है।
जी हाँ, क्लियरली बाजार में काफ़ी कंफ्यूजन है, स्पेशली एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ को लेकर, जहां पर मैक्रोज की बात करें, मौसम की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय नीतियों की बात करें, भारत में जो पॉलिसी मेजर्स हैं उनकी बात करें, सभी का इम्पैक्ट यहां पर देखने को मिला है। लेकिन रुपेश, ओवरऑल जिस तरह की तेज़ी हमने गुआर में आते हुए देखी है और ये साल यहाँ पर पॉजिटिव क्लोज हो रहा है, क्या करंट लेवल से भी बाइंग स्ट्रैटेजी है? डेफिनेटली अगर एक महीने पहले आप पूछते तो थोड़ा मार्केट बेरिश था, बिकॉज एवरीबडी वेर एक्सपेक्टिंग कि 1 करोड़ बोरी के ऊपर का क्रॉप होगा। अभी डेली अराइवल्स 30-35,000 बैग्स की हो रही है। अगर 1 करोड़ का क्रॉप होता तो 60-65,000 बैग्स की अराइवल्स होती। तो अराइवल्स कम है, दैट क्लियरली शोज कि क्रॉप कम है। अराउंड 60 to 70 लाख बैग्स के आसपास का क्रॉप रहेगा। और फार्मर्स, द स्मार्ट फार्मर्स, नाउ ये साल से मैं बोलना चाहूंगा कि स्मार्ट फार्मर्स 58,000 के 5800 के नीचे बेचने के लिए जरा भी इंटरेस्टेड नहीं है। उनको मालूम है फरवरी मंथ के ऑनवर्ड्स भाव बढ़ना ही है, तो 6000 के लेवल के आसपास थोड़ी थोड़ी बिकवाली आ रही है। आई एम बुलिश इन गवार सीड, मुझे लग रहा है 6000 के नीचे जा रहा है, तो इट्स अ गुड लेवल टू बाय। ऑलराइट, खरीदारी करनी चाहिए। और रुपेश, जैसे आपने कहा स्मॉल एंड बिग फार्मर्स थे, लेकिन अब स्मार्ट फार्मर्स का एक टर्म भी यहाँ पर बाजार में आता हुआ नजर आ रहा है। और इस साल काफ़ी हद तक हमने स्मार्ट फार्मर्स को इम्पैक्ट करते हुए देखा है, यहाँ पर एग्री प्राइसेस को भी। बहुत शुक्रिया रुपेश हमारे साथ आज जुड़ने के लिए, तमाम कमोडिटीज़ पर बात करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। जब लौटेंगे तो बात करेंगे रुपए की, करेंसीज पे फोकस डालेंगे कि यहाँ पे किस तरह के लेवल्स आगे जाकर बन सकते हैं। स्वागत है आपका। और हमारे साथ अब मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज फॉरेक्स एंड बुलियन एनालिस्ट गौरांग सोमाया जुड़े हैं। गौरांग नमस्कार। और ये साल क्लियरली 5वां ऐसा साल है जब हमने रुपए में गिरावट आते हुए देखी है, करीब 10.5% की गिरावट डॉलर के अगेंस्ट। और एक समय पर तो रुपए में इतनी गिरावट नहीं थी, लेकिन एज ऑफ नाउ अगर आप कंपेयर करें तो एशियन बास्केट में एक अंडर परफॉर्मर की तरह यहाँ पर फिलहाल रुपया है। सो गुड मॉर्निंग मनीषा जी। आई थिंक हमने काफी हद तक एक ये साल जो है वो रूपी का डेप्रिसिएशन काफी सीवियर आता हुआ देखा है। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे चलते हुए भी 2023 में भी प्रॉब्ली ये जो डेप्रिसिएशन है वो कंटिन्यू रह सकती है। काफी हद तक जो डॉलर की जो स्ट्रेंथ है उसने कंट्रीब्यूट किया है रूपी की वीकनेस में। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो डॉलर की स्ट्रेंथ है बिकॉज ऑफ द हॉकिश स्टांस दैट मोस्ट ऑफ द सेंट्रल बैंक्स आर अडॉप्टिंग टू, वो काफी हद तक डॉलर की स्ट्रेंथ को कंट्रीब्यूट करेंगे। जो सारी ही करेंसीज, चाहे वो एशियन बास्केट की बात करें या डेवलप करेंसीज की बात करें, सभी को थोड़ा सा अंडर प्रेशर रख सकती है आगे चलते हुए। डॉलर इंडेक्स में भी हम देख रहे हैं कि वो एज 10450 104 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो बहुत ही शॉर्ट टर्म में हम 106 106.50 तक भी लेवल आते हुए देखेंगे, एंड दैट वुड पुट द रूपी अंडर प्रेशर। गौरांग, हमने 83.27 तक का लो यहाँ पर ऑल टाइम लो बनते हुए देखा है। क्या उम्मीद है कहाँ तक गिर सकता है रुपया? बहुत ही अगर शॉर्ट टर्म में बात करूं तो आई थिंक 83.20 का जो लेवल है वो आरबीआई काफी हद तक उसको सस्टेन कर रही है, यानी कि आरबीआई इंटरवेंशन के जरिए हम वो लेवल को थोड़ा सा सस्टेन होते हुए देख रहे हैं। बट ऐसे लग रहा है कि फिलहाल मोस्ट ग्लोबल मार्केट्स जो है वो शॉर्ट है या लिक्विडिटी बहुत कम है। मोस्ट मार्केट पार्टिसिपेंट्स आर ऑन द साइड लाइन्स। बट ऐसे लग रहा है जैसे ही हम नए साल में एंटर करेंगे, मोस्ट मार्केट पार्टिसिपेंट्स जैसे ही ऑन द फ्लोर आएंगे, probably we'll get to see more weakness coming in for the rupee. So हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 83.20 83.50 के अगर ऊपर सस्टेन करता है, then we are headed towards that 84-84.20 mark in the very very short term actually. गौरांग, चाहे इंडियन मार्केट्स की अगर बात करें तो चाहे वो फंड आउटफ्लो है, इन्फ्लेशन है, इंटरेस्ट रेट हाइक्स हैं, ग्लोबल क्यूज हैं, सभी का यहाँ पर हमने इम्पैक्ट आता हुआ देखा है। अगले साल में क्या फैक्टर्स वॉच करेंगे आप? आई थिंक अगले साल में फर्स्ट क्वार्टर में, मतलब आई वुडंट पुट इट कि पूरे एक साल के हिसाब से, बट ग्रेजुअली फर्स्ट क्वार्टर में जो है सेंट्रल बैंक की पॉलिसी मीटिंग्स ज्यादा फोकस में रहेंगी। क्योंकि हम देख रहे हैं कि बैंक ऑफ जापान जो एक काफी हद तक एक मेजर सरप्राइज की तरह आया है, उनकी तरफ से क्या स्टांस रहता है आगे चलते हुए वो थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। फेड की तरफ से भी हम देख रहे हैं कि अभी उन्होंने 50 बेसिस रेट हाइक किया है। सो अभी डिस्काउंटिंग ये हो रही है मार्केट में कि प्रॉब्ली अनदर couple of 50 बेसिस रेट हाइक हो सकती है। और ये जो है वो काफी हद तक स्टेटमेंट्स पे फोकस रहेगा, क्योंकि अगर फेड की गवर्नर की तरफ से जो स्टेटमेंट्स है वो अभी भी हॉकिश रहते हैं तो वो डॉलर इंडेक्स के लिए काफी पॉजिटिव रहेगा और बाकी मेजर करेंसीज के लिए नेगेटिव रह सकता है। गौरंग, एक फाइनल सवाल, क्योंकि जब हम रुपए को देखते हैं तो हम चाइनीज युआन को भी साथ में देखते हैं, क्योंकि बेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स जो है वो चाइना के साथ हैं। दोनों करेंसीज काफी हद तक सेम मूव करती हैं। इस साल में थोड़ा सा डाइवर्जेंस है, आप कैसे वॉच कर रहे हैं उसे? आई थिंक युआन के लिए अभी फिलहाल इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो कोविड रिलेटेड जो ईजिंग ऑफ जो हम देख रहे हैं उनकी तरफ से जो रिस्ट्रिक्शंस था वो कितना आगे चलते हुए हम आते हुए देखेंगे, बिकॉज फिलहाल वो रिपोर्ट्स केसेस रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं,
एंड इफ यू नो आगे चलते हुए अगर थोड़ा सा भी ज्यादा ईजिंग करते हैं इकोनॉमी को ओपन अप करने के लिए, तो युवान के लिए पॉजिटिव रहेगा और हमारे लिए भी ऑब्वियसली वो एक पॉजिटिव रह सकता है। बट लाइक आई सेड कि पेस ऑफ डेप्रिसिएशन जो है रुपये के लिए वो कंटिन्यू रहेगी, बट आगे चलते हुए आरबीआई की तरफ से जो स्टेप्स लिए जाएंगे वो काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। वेल एब्सोल्युटली, यानी कि 5 साल की गिरावट के बाद छठे साल की शुरुआत भी यहाँ पर डेप्रिसिएशन के साथ ही रह सकती है, लेकिन बहुत कुछ है बाजार में वॉच करने के लिए। लेकिन एज ऑफ नाउ डॉलर स्ट्रेंथ और वीकनेस इन रुपी, ये एक जो पैटर्न है ये आगे जारी रह सकता है। गौरांग एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और रुपए पर वो लेवल्स हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। इसी के साथ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जब लौटेंगे तो फुल फोकस यहाँ पर फिर से डालेंगे इक्विटी मार्केट्स की ओर।